हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। मैं हूँ गरिमा। और लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 5th ईपीएस वॉल्स टेल स्टोरीज़ का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम पेज 91 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम इस गोलकोंडा फोर्ट के मैप को समझेंगे। अब इस मैप में डायरेक्शंस आपको दिख रही होंगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों डायरेक्शंस दी हुई हैं। और नीचे आपको एक की भी दी हुई है। की का मतलब होता है उन सिंबल्स को आप यहाँ से समझ सकते हैं जो आपको इस मैप में दिख रही हैं। जैसे स्टेयर्स कहाँ हैं, बाउली जहाँ बनी हुई है वहाँ कौन सा सिंबल बना हुआ है, हॉल्स का अलग सिंबल है, दरवाजे जितने भी हैं उनका अलग सिंबल है। इसी तरीके से जो स्टोर है गन और गन पाउडर के लिए वो क्या है, बाग कहाँ बने हुए हैं, पैलेसेस कहाँ कहाँ पर हैं और रोड कहाँ कहाँ पर हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस मैप में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस मैप को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 9 दरवाजे हैं और 5 स्टोर्स हैं गन और गन पाउडर के लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस मैप में जो गन और गन पाउडर के स्टोर्स हैं वो ज़्यादातर साउथ की डायरेक्शन में ही बनाए हुए हैं। तो यानी कि इस फोर्ट पे ज़्यादातर जो आर्मी का अटैक होता होगा वो ज़रूर साउथ की डायरेक्शन से ही होता होगा। तभी इन्होंने इस तरफ ज़्यादा स्टोर्स बनाए हैं गन और गन पाउडर के लिए, ज़्यादा सेफ्टी के लिए। और एक स्टोर जो है उन्होंने अपना नॉर्थ की तरफ बनाया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी रोड्स भी दिख रही हैं। पैलेसेस यानी कि जो महल है वो ज़्यादातर सेंटर में बनाए गए हैं, साउथ की तरफ एक भी नहीं है, जिससे जो सेफ्टी है महलों की वो ज़्यादा मेंटेन रह सके। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा साउथ की डायरेक्शन में यहाँ पर डिच यानी कि लॉन्ग पिट, बहुत बड़ा सा ये जो है यहाँ पर गड्ढा बनाया गया है। पिट का मतलब होता है गड्ढा। आपने पिछले चैप्टर में भी ये देखा होगा कि जब माउंटेनियर्स जो थे अपना टेंट लगाते थे तो उसके आसपास वो गड्ढा कर देते थे ताकि सांप, बिच्छू, इस तरीके की जो चीज़ें रात को अगर आएँ तो उसमें गिर जाएं और टेंट के अंदर वो ना घुस पाएँ। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ही गहरा और लंबा ये गड्ढा जो है बनाया जाता था ताकि कोई आर्मी अगर इस तरीके से साउथ की साइड से आ रही है, जो यहाँ देखा जा सकता है साउथ से, यानी कि इस फोर्ट को ज़्यादा डर था आर्मी के आने का, तो इसीलिए इन्होंने इस तरफ यहाँ पर बहुत लंबा और गहरा गड्ढा बनाया था जिसको डिच बोला जा रहा है, लॉन्ग पिट, ताकि जो भी आर्मी यहाँ से आए ये इसमें गिर जाए। यहाँ तक कि ये इतना गहरा होता था और चौड़ा भी होता था कि कोई एलिफेंट या इस तरीके से बड़ा एनिमल भी एक बारी में इसको पार ना कर पाए, वो भी इनमें गिर सकता था। तो उन्होंने बहुत अपने फोर्ट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसको बनाया था। अब यहाँ पेज नंबर 92 पर लिखा हुआ है वाई दीज अटैक्स, यानी कि ये जो अटैक्स थे ये होते ही क्यों थे। While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. अब ये जो लोग थे, ये बच्चे और दीदी, ये यहाँ का जो किला था गोलकोंडा फोर्ट, ये इसको देख ही रहे थे कि श्रीधर बहुत तेज़ आवाज़ लगाकर कहता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत बड़ी गन यानी कि एक कैनन रखी हुई है। यहाँ पर आकर वो देखते हैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के तो उन्हें ये गन दिखती है। शैलजा कहती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा कहती है कि ज़रूर ये सुल्तान की बड़ी गन होगी जो वो खुद अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करता होगा। दीदी कहती है दिस वॉज यूज्ड बाय Aurangzeb. His full army came with their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. दीदी कहती हैं कि ये जो गन है ये यहाँ के सुल्तान की नहीं थी, ये औरंगज़ेब की थी जो अपनी आर्मी लेके यहाँ पर आया था अटैक करने के लिए। दीदी बताती हैं कि यहाँ पर वो अटैक करने तो आया अपने बहुत सारे गन्स और कैनन्स के साथ, कैनन बोलते हैं हम तोप को, तो बहुत सारी अपने गन्स और तोपों के साथ वो यहाँ अटैक करने आया, लेकिन इस फोर्ट के अंदर तक नहीं घुस पाया था। 8 मंथ्स तक यानी 8 महीनों तक उसने इस किले के बाहर अपना कैंप लगा के इंतज़ार किया कि वो किस तरीके से इस किले में घुस सकता है। शैलजा कहती हैं कि वाई वुड द आर्मी केम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो शैलजा पूछती है कि औरंगज़ेब यानी कि दिल्ली में वो राज्य करता था, तो दिल्ली से वो यहाँ हैदराबाद अपनी इतनी बड़ी आर्मी लेके क्यों आया। अब ये सोचने वाली बात यहाँ पर इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई मोड नहीं था, सिर्फ बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, इस तरीके की चीज़ें होती थी। और जो आर्मी होती थी उसमें जितने भी सोल्जर्स होते थे वो पैदल आते थे, क्योंकि ये जो जितनी भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो होती थी इनमें उनके हेड जो बनाए हुए होते थे वो हेड बैठते थे और अपना जो ये खाना लेकर आते होंगे, रहने के लिए सामान लेके आते होंगे, अनाज लेके आते होंगे,
और टेंट वगैरह जितने भी ये तंबू वगैरह लगाते होंगे वो सारा सामान, जैसे ये 8 महीनों तक यहाँ रहे तो यानी उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आए होंगे, और जो इनकी गन और तोप ये सारी चीज़ें थी ये भी लेकर आए होंगे। तो ये बहुत ईजी काम नहीं होता था, बहुत डिफ़िकल्ट काम होता था। तब भी औरंगज़ेब दिल्ली से यहाँ हैदराबाद गोलकोंडा फोर्ट की तरफ अटैक करने के लिए आया। दीदी कहती है कि इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. अब बोला जा रहा है, दीदी एक्सप्लेन करती है कि उस टाइम पर ये जो जितने भी राजा महाराजा होते थे, जैसे औरंगज़ेब यहाँ पर आया था अटैक करने के लिए, वो ऐसी ही ट्रिक्स को दिमाग में रख कर आया था। क्योंकि पहले क्या किया जाता था, अपना राज्य जिस राजा के पास होता था वो उसको बढ़ाने की कोशिश करता था और सोचता था कि दूसरे राज्य भी मेरे राज्य में मिल जाए और मेरा राज्य बहुत बड़ा हो जाए। काफ़ी बार ये अपना किंगडम दोस्ती के तरीके से बढ़ाने की कोशिश करते थे। जैसे आज के टाइम पर हम दोस्त मिलकर और ये कहते हैं कि तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरा ये पेन ले ले, या तू मेरा दोस्त है, तू मेरे ये कलर्स ले ले, कोई बात नहीं, रख ले अपने पास। इसी तरीके से उस टाइम पर राजा जो थे वो दूसरे राजाओं को ये कह देते थे कि तुम तो मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम मेरे राज्य का ये हिस्सा रख सकते हो। दूसरा तरीका था बाय फ्लैटरी, यानी चापलूसी करके। आप काफ़ी बार देखते होंगे कि एक जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे का सारा काम कर रहा है, तो वो जो बच्चे का सारा काम कर रहा होता है वो उससे खुश होकर और कह देते हैं कि चल तू मेरा इतना काम करता है, तू ये चीज़ रख ले मेरी, तू मेरे ज्योमेट्री बॉक्स रख ले। तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी एक राजा जो होता था वो दूसरों के चापलूसी से खुश होकर भी अपना राज्य का कुछ कुछ हिस्सा दूसरों को दे देता था। तीसरा तरीका होता था मैरिज बिटवीन फैमिलीज़, यानी जितनी भी फैमिलीज़ होती थी वो आपस में शादी करके भी अपने राज्य को बढ़ाती थी। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी जिसमें अलग अलग किंगडम के प्रिंस और प्रिंसेस इस तरीके से शादी कर लेते थे और उनके जो राज्य होते थे वो मिल जाते थे। इससे क्या होता था कि जिस फैमिली में उन्होंने शादी कर ली, यानी कि उस फैमिली का जो किंगडम था वो तो एक तरीके से उनका खुद का किंगडम हो गया, वो तो यानी ज़िंदगी में कभी भी उन पर अटैक नहीं करेगा, यानी उस किंगडम से उनको सेफ्टी मिल गई। और काफ़ी बार ऐसा होता था उस ज़माने में कि दहेज को भी बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। तो यानी कि अगर एक राज्य की जो प्रिंसेस है वो दूसरे राज्य में जाएगी तो अपने राज्य का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अपने जो हस्बैंड उसका होगा उसको दे देगी, यानी कि ये भी एक डाउरी का सिस्टम था और इस तरीके से भी राज्य अपना बढ़ाया जाता था। तभी आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो राजा थे उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुत सारी क्वींस होती थी, क्योंकि वो मैरिज भी काफ़ी बार सिर्फ अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए ही करते थे। और जब लास्ट में उन्हें ऐसा लगता था कि फ्रेंडशिप, फ्लैटरी और मैरिज ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं काम कर रहा है, तो लास्ट में वो अटैक कर देते थे, यानी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे किंगडम्स पर अटैक कर देते थे। दो किंगडम्स आपस में लड़ेंगे, जो हार जाएगा उसका किंगडम जीतने वाले को मिल जाएगा। कल्याणी कहती है, वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इन टू दी फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। अब हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो औरंगजेब है वो दिल्ली में था और बहुत बड़ी उसकी आर्मी थी। ऐसे ही वो गोलकोंडा फोर्ट पर जब अटैक करने आया तो अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर आया था, लेकिन उसके बावजूद वो इस फोर्ट में, इस किले में अंदर घुस तक नहीं पाया। लड़ाई तो वो बाद में करता। तो कल्याणी कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। शैलजा कहती है, डिडंट यू सी दोज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच पिट along the wall, how could the army enter? शैलजा उसको याद दिलाती है कि अरे तुम भूल गई क्या कि हमने देखा कि इस फोर्ट में जो दीवारें हैं वो कितनी मजबूत हैं, यहाँ पर दरवाज़ों पे भी स्पोक्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बस्टियंस हैं, बुर्ज बने हुए हैं, बहुत सारी तोपें वगैरह भी हैं। और उसके साथ साथ जो हमने देखा कि मैप में अभी हमने देखा कि बहुत लंबा और गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, डिच, ताकि आर्मी जो है वो यहाँ से आ ही ना पाए अंदर। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी कैसे आती है अंदर। श्रीधर कहता है, इफ़ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर इन द बस्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। श्रीधर कहता है कि हाँ, और इनके साथ साथ अगर दूसरी तरफ से जहाँ पर गड्ढा नहीं है उस तरफ से आर्मी आने की कोशिश करती तो जितने भी यहाँ पर बुर्ज यानी कि बस्टियंस बने हुए हैं, सोल्जर्स वहाँ पर तैनात होते ही थे, तो वहाँ से वो देख लेते थे और अटैक कर देते थे और आर्मी जो है फोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाती थी।
कल्याणी कहती है कि इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब कल्याणी एक इमेजिनेटिव सिचुएशन बनाने की कोशिश करती है और कहती है कि अच्छा ऐसा इमेजिन करो कि एक आर्मी जो है वो अपने घोड़ों पर और हाथियों पर आ रही है अपनी पूरी गन्स वगैरह लेके, और इस तरफ सुल्तान की आर्मी भी बिल्कुल तैयार है अपनी गन वगैरह लेके। शैलजा कहता है कि ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स must have been killed in all this fighting. Why do people attack and have wars? शैलजा कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों इमेजिन करना है, ऐसे तो यानी कि कितने सारे लोग और कितने सारे सोल्जर्स दोनों ही साइड्स के, इस तरफ के आर्मी के भी और उस तरफ की आर्मी के भी, दोनों की कितनी लड़ाई होती होगी और कितने सारे लोग मरते होंगे, ऐसी वॉर्स वगैरह होती ही क्यों थी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो श्रीधर कहता है कि गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, these days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर कहता है कि उस टाइम पर ये तो गन्स और तोप वगैरह ही थी, लेकिन आज के टाइम तो कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान पहुंचता है दोनों ही आर्मीज़ को और अर्थ को भी। आगे लिखा हुआ है कि एक ग्रीन बॉक्स में पेज नंबर 93 पे, व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। अब उस टाइम पर, इतनी पुरानी टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर तो टेलीफोन था ही नहीं। तो इतने बड़े फोर्ट में अगर एक तरफ से कोई सोल्जर एक बस्टियन से देख भी लेता था कि हाँ इस तरफ से आर्मी आ रही है अटैक करने के लिए, तो वो किले के दूसरी तरफ वाले सोल्जर्स को कैसे बताए, ये तो लगभग पूरा शहर था बीच में जिसको उसे क्रॉस करना पड़ता, तो कैसे वो एक दूसरे को कॉन्वर्सेट करते थे इस चीज़ के बारे में। तो दीदी कहती है कि दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। दीदी सभी को कहती है कि अच्छा तुम किंग का जो पैलेस है, महल है, तुम सब वहाँ इंतज़ार करो। शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा। अभी हमने मैप में बहुत सारे दरवाजे देखे थे, इसी तरीके से जो दीदी है वो फतेह दरवाजे पे पहुंच गई और बाकी के बच्चे जो थे वो महाराजा के महल पर इंतज़ार कर रहे थे। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज़ वॉइस। थोड़ी ही देर में उन सभी बच्चों को दीदी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती हैं कि अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। वी ऑल लाफ्ड। अब दीदी जो है वो तो फतेह दरवाजे पे गई थी, वहाँ से वो कहती हैं कि सावधान, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ और मुझे म्यूज़िक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है। ये सुन के तो सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। बट वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज़ वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। अब दीदी जो थी वो तो फतेह दरवाजे पे गई थी, वो तो मीलों दूर था, इतनी दूर से कैसे वो आवाज़ जो थी उनको सुन रही थी, कैसे वो सुन पा रहे थे। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस। तो दीदी बताती हैं कि यहाँ जो आर्किटेक्ट है वो उन्होंने इस तरीके से ही यह सारी चीज़ें बनाई थी कि बिना टेक्नोलॉजी के भी काम चलाया जा सके। तो फतेह दरवाजे पे जो भी चीज़ें बोली जाती थी वो किंग के पैलेस में बिल्कुल सही तरीके से सुनती थी। ये सारी बातें सिर्फ डायरेक्शंस का ही खेल है कि किस तरीके से डायरेक्शन से कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट होकर सुनेगी। पेज नंबर 94 पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट्स फॉर वाटर। अब उस टाइम पर सिर्फ छोटे छोटे कुएं बनाने से तो काम चलता नहीं, तो किस तरीके से पूरा जो किला था उसमें अगर खेत वगैरह भी थे तो वहाँ पर भी सिंचाई होती थी, और इतने सारे महल, उनके अलावा फार्मर्स भी थे, लेबरर्स भी थे, फैक्ट्रीज भी थी, इतनी सारी चीज़ें अगर वहाँ थी तो पानी का सप्लाई किस तरीके से होता था। तो द पिक्चर शोन हियर इज़ मेड अप आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। उस टाइम की बहुत पुरानी पेंटिंग को देख के यहाँ पर ये पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच्ड टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव, in which direction would the toothed wheel move. Look, this pole shows under the ground joins with another wheel which has a number of ports on it. अब यहाँ पर इस फोटो को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि बुलक्स आपको पीछे दिख रही होंगी जिसको एक लकड़ी से एक ड्रम से ज्वाइन किया गया है। अब बुलक्स अगर मूव करेंगी तो ये जो ड्रम है ये भी मूव करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक दांतों वाला व्हील है, टूथड व्हील, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये दांत है। अब जैसे जैसे वो ड्रम एक तरफ मूव करता है तो ये व्हील भी मूव करता है। फिर वो जो पोल आगे की तरफ बड़े व्हील की तरफ लगाया हुआ था जहाँ पर बहुत सारी बाल्टियाँ जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उससे ये बड़ा वाला व्हील घूमता था, जिससे नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ था ये रेन वाटर होगा, जो पानी आसपास का सारी चीज़ों से इकट्ठा किया गया था और बाउलीज में इकट्ठा हुआ था। तो इसमें ये जो व्हील था इस तरीके से घूमता था और हर बाल्टी जो बाहर आती थी वो पानी से भरी हुई आती थी, जिससे ये पानी जो है वो यूज़ किया जा सके।
तो इस तरीके से पानी का अरेंजमेंट सभी के लिए वहाँ किया जाता था। अब पेज नंबर 95 पर बात लिखी हुई है, व्हाट अ सैड साइट, यानी फोर्ट में ऐसे दुखी होकर देखने वाली क्या चीज़ थी। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo. We were walking through this मेहराब आर्क। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी जो एक आर्क की तरह बनी हुई है। यहाँ पर बहुत अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आए तो बहुत तेज़ सुनाई देती थी, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरीके से थी कि आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी और एको करती थी, हमें काफ़ी बार अपनी ही बात सुनाई देती थी। इसके साथ दूसरी फोटो में लिखा हुआ है, राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड, यानी दीवार पर लिखना सख्त मना है। अब आपने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे थर्ड पिक्चर में दिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो इन जगहों पर घूमने जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस जगह पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ या अपनी तरफ से कोई भी सिंबल बना देता हूँ। तो वहाँ से वो कोई भी नुकीले पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ उठाते हैं और वहाँ की दीवारों पर खुरच खुरच के कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देते हैं या अपना नाम लिख देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं, जैसे उनका नाम लिखने से ये पूरा महल या पूरा का पूरा किला जो है वो उन्हीं का हो गया। इस तरीके से करने से पूरा जो किला होता है उसकी सुंदरता ख़राब होती है और इतने पुराने टाइम से जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो सब ख़राब होती हैं। यहाँ तक कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए उन साइट्स को, वो भी यही सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के जो अपनी हेरिटेज साइट्स को संभाल के भी नहीं रख सकते। हालांकि हमने अभी अपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर कि जो वॉल्स थी वो बहुत थिक थी और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अनोखा था, तब भी ऐसे काम होते हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ जाते हैं वो इन दीवारों को ख़राब करते हैं। श्रीधर कहता है कि ओह द ब्रीज फील्स सो कोल्ड इन दिस टनल। श्रीधर कहता है कि यहाँ पर जो हवा चल रही है वो कितनी ठंडी लग रही है। शैलजा कहती है कि इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हेयर। शैलजा बताती है कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो सोल्जर्स थे तब के, वो यहाँ पर रहते थे। अब आप ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि उस टाइम पर कोई पंखे, कूलर, एसी इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, तब भी ऐसे ही यानी कि आर्किटेक्ट उस टाइम के जो थे उन्होंने दिमाग लगा के ये दीवारें और पूरा का पूरा महल इस तरीके से बनाया था कि हवा जब यहाँ से क्रॉस हो तो उस जगह कर पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल ठंडी हो जाए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जब खड़े हुए तो उन्हें भी ठंडी हवा लगी। श्रीधर कहता है कि सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक। श्रीधर भी कहता है कि इस बोर्ड पे तो लिखा हुआ है कि कुछ भी मत लिखो दीवारों पे, लेकिन साथ में ही देखो दीवारों पे कितना कुछ लिखा हुआ है। शैलजा कहती है कि ओ think how this wall has seen thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलजा कहती है कि अभी हमें पता चला कि ये जो महल है, ये जो पूरा किला है, ये कितना पुराना है। पता नहीं यहाँ पर इस किले ने कितने सारे राजा रानियों को देखा होगा, कितने सारे वॉर्स को झेला होगा, कितने एलिफेंट्स, हॉर्सेस को देखा होगा, यानी ये कितने सालों पुराना है। लेकिन हमने कुछ ही सालों में इस फोर्ट को इतना गंदा कर दिया। हमने यानी कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी ने यहाँ पर कुरेद कुरेद के इस फोर्ट की जो वॉल्स थी इसको ख़राब कर दिया है। कल्याणी कहती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। कल्याणी कहती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि लोगों को क्या मज़ा आता है यहाँ पर अपना नाम लिखने में। उसके बाद पेज नंबर 96 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग डेब्रिस क्लियरेंस एट गोलकोंडा गोइंग टू द म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में जब वो गए तो उन्होंने यहाँ पर, आप फोटो में देख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं, मिली हैं, वो इन्होंने म्यूज़ियम में यहाँ रखी हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद। हैदराबाद में ही एक म्यूज़ियम था, वहाँ पर बच्चे गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट हेयर। बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वॉज डग लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वर्ड्स एट्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि जब गोलकोंडा फोर्ट के आसपास खुदाई की गई तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो आज की चीज़ों से काफ़ी अलग हैं। यहाँ तक कि जो पॉट्स हैं, ज्वेलरी है, ये सारी चीज़ें भी अभी के टाइम से बहुत अलग हैं और इसीलिए यहाँ म्यूज़ियम में रखी गई हैं। शैलजा कहती है कि ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसीज ऑफ pots kept in the almirah. See that small plate made of bronze. That blue piece seems to be made of ceramic clay. शैलजा कहती है कि पॉट के टूटे हुए पीसेस को भी यहाँ अलमीरा में क्यों रखा गया है। ये देखो छोटी प्लेट यहाँ पर, ये तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और वो देखो वहाँ पर ब्लू पीस वो क्ले का बना हुआ है। दीदी कहती है कि इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड।
what they used, and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? दीदी कहती हैं कि आज के टाइम पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की मिलती हैं, हम उन्हें सभी चीज़ों को संभाल के म्यूज़ियम्स में रखते हैं ताकि उस टाइम जो लोग चीज़ें यूज़ करते थे उसके बारे में हमें पता चल सके, और किस तरीके की चीज़ें वो बनाते थे अपने यूज़ के लिए वो भी पता चल सके। अगर वो चीज़ें ना रखी गई होती तो आज हमें कैसे पता चलता कि ब्रॉन्ज़ की प्लेट भी यूज़ करते थे और इस तरीके की बाकी चीज़ें यूज़ करते थे। पेज नंबर 98 पर लिखा हुआ है मेक योर ओन म्यूजियम। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीच करती हैं जो, और उनका नाम है रजनी। टुडे विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लिपर्स, पॉट्स एटसेट्रा। अब उन्होंने एक काम की बात सोची, उन्होंने कहा कि चलो हम भी अपना एक म्यूज़ियम बनाएंगे जिसमें पुरानी जो भी चीज़ें होती हैं हम वो चीज़ें सभी संभाल के रखेंगे। तो सभी घरों से जो भी उनके पास पुरानी चीज़ें थी उन्होंने वो इकट्ठी करी, जैसे जो पादुकाज होती हैं, पुरानी स्टिक्स होती हैं, बड़े बड़े ताले, भारी भारी ताले, बड़ी बड़ी छतरियाँ, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, लकड़ी की चप्पलें, मटके, ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगवाई, इकट्ठी करी। दे ऑल्सो सॉ वॉट दीज थिंग्स लुक्ड लाइक टुडे। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि इन्हीं चीज़ों को आज के टाइम पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या आज की जैसे अम्ब्रेला है, छतरी, वो तो इतनी छोटी सी हो जाती है और हम उसको बहुत इजीली कैरी कर लेते हैं, लेकिन जो पहले की छतरी होती थी वो तो ऐसे फोल्ड नहीं होती थी। तो यानी पहले की चीज़ें और अब की चीज़ों में डिफरेंस आ चुका है। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन। रजनी मैम और उनके जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने ये सारी चीज़ों का एग्जीबिशन रखा जहाँ पर विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, यू कुड ऑल्सो डू दिस। अब उन्होंने भी इसी तरीके से क्या किया, बहुत सारे एग्जीबिशंस रखे जहाँ बाकी के लोग आसपास की जगहों से आते थे उन चीज़ों को देखने के लिए। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब इस पेंटिंग को ही देखिए और इसमें से देख के बताइए। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आगरा का जो किला है उसके बारे में तो हम सभी ने सुना है, ताजमहल, उसको बनाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये उसी टाइम की है जब वो जो फोर्ट था वो जब बन रहा था तो क्या क्या काम वहाँ पर हो रहे थे, उसी में से एक पेंटिंग में उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बताया हुआ है कि ये पेंटिंग जो है 500 साल पुरानी है। What kinds of work are people doing? How many men and women are working? See how they are taking the huge pillar up along the slope. Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? Were you able to see the man carrying water in a mashak leather bag? अब यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस फ़ोटो में देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने मेन हैं और कितनी विमेन हैं, किस तरीके से ये स्लोप बना के और ये जो पिलर है इसको लेके जाया जा रहा है, यहाँ सीधे तरीके से क्यों नहीं खींचा गया, टेढ़ी स्लोप क्यों बनाई गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस हम इन चीज़ों को देख के समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये यहीं ओवर होता है। इससे रिलेटेड जो भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।